आज अखिलेश यादव जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और उन्हें ईवीएम पे विश्वास नहीं है और उन्होंने कहा है सपा लाओ ईवीएम हटाओ। तो मतलब वेस्ट बंगाल का चुनाव का भी वो परिणाम जो है उसके बारे में शक कर रहे हैं। अखिलेश जी ने तुरंत ममता जी को रिजाइन करने के लिए कहना चाहिए, मुझे लगता है। ममता जी के तो नहीं, चुनाव मतलब का अगर ईवीएम पे अभी भी उनको शक है तो ये जो सब मिलते जुलते रहते हैं आपस में पहले तय कर ले कि ईवीएम में ठीक है या गलत है। पहली बात पर मुझे बड़ा आनंद आया। इसका मतलब है अखिलेश जी कम से कम घर से बाहर निकले तो सही, अब चुनाव में कुछ रोचक चुनाव बनेगा। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि चुनाव अब तक वन साइडेड था, योगी जी जीत जाएंगे? आपको चुनाव से पहले नहीं, अब भी तो आप चुनाव से पहले कैसे इतने कॉन्फिडेंट हो जाते? क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप कॉन्फिडेंट थे पर चुनाव का नतीजा वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था। मैं समझता हूँ वेस्ट बंगाल में जो चुनाव का परिणाम आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। किसने कभी कल्पना की थी भाजपा इसके 2 या 3 एमएलए हैं, वो 75-77 एमएलए जीत के ले आएगी, 18 एमपी जीत के ले आएगी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में परिस्थितियां एकदम अलग है। हाँ, आखिरी के जो 3 चरण थे तब हम चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाए थे। चुनाव में कोविड की वेव बढ़ने के कारण एक प्रकार से लगभग प्रचार बंद हो गया था और जरूर हमारी अपेक्षा से कम सीटें आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। योगी जी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, उद्योग को उस प्रदेश में अट्रैक्ट किया है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक ईमानदार व्यवस्था दिखाई है, करके दिखाई है, जिस प्रकार से आज तेज गति से वहाँ पे से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पे शिक्षा प्रणाली में सुधार हो रहा है, मैं अनगिनत बातें बता सकता हूँ। बिना भेदभाव के लोगों को बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली जो सपना रहता था उत्तर प्रदेश का आज मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव के गांव में बिजली मिलेगी बाकी किसी को नहीं मिलेगी, अब सभी को मिलती है, यादवों को भी मिलेगी और बाकी प्रदेश को भी मिलेगी। तो अखिलेश यादव जी तो अभी तक अपने पुराने कारनामों को ही जवाब नहीं दे पाए हैं, तो क्या जनता उन पर विश्वास करेगी? पीयूष जी, आखिरी में सवाल ये पूछूंगी, देश के सामने अब भी चुनौती है और चुनौती है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। इस वक्त जो हम देख रहे हैं उम्मीद की किरणें अर्थव्यवस्था में, वी आर सीइंग some rays of hope coming out of the economy, but how are we going to address the unemployment problem? आपने देखा होगा गत कुछ दिनों में कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पे उद्योग जगत में भी उछाल आएगा, हमारा सर्विसेज सेक्टर में भी उछाल आएगा। पीएलआई स्कीम्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए 2 लाख करोड़ की पीएलआई स्कीम्स। अब ये 2 लाख करोड़ का जब हमने अनुमान निकाला और मेरे विभाग ने उसकी मॉडलिंग करी तो हमारा मानना है कि $500 बिलियन का हर वर्ष, यानी हम बात कर रहे हैं 35 लाख करोड़ का उत्पादन बढ़ा सकती है। और आप कल्पना करिए 35 लाख करोड़ का उत्पादन में लगभग 1/3 तो लेबर कॉस्ट होता है। तो इस प्रकार से एक एक चीज पे बड़े सोचे समझे नीति के हिसाब से स्टार्टअप दुनिया को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे जॉब सीकर्स बिकम जॉब क्रिएटर्स। किस प्रकार से विश्व में आज वर्क फ्रॉम होम शुरू होने के कारण हमारे नौजवान पढ़े लिखे टैलेंटेड स्किल्ड मैन पावर का विश्व में डिमांड बढ़ सकता है, उसके लिए हम मौके कर रहे हैं। आखिर हम ये यूएई के साथ एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ईयू के साथ, यूके के साथ, ये सब जो मेहनत कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिणाम कब तक आएंगे? परिणाम तो लगातार आते जा रहे हैं। आज के दिन भी आज आपने पेपर में पढ़ा होगा 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर का वादा था। नहीं, ये आप मेरा मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए, आपको जो डॉक्यूमेंट देखना है देख लीजिए। ये पता नहीं कहां से आप लोगों ने ये पकड़ा है, मैंने तो मैनिफेस्टो बनाते मैंने नहीं पकड़ा, राहुल गांधी रोज याद दिलाते हैं। अब अंग्रेजी में लिखा हुआ मैनिफेस्टो है, हिंदी में मैनिफेस्टो है, और कोई भाषा में हमने बनाया नहीं है। अगर अंग्रेजी हिंदी में उनको कोई दिक्कत हो तो फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ ट्रांसलेट करने को, लेकिन वास्तविकता है कि हमारे मैनिफेस्टो 2014 का खोल लीजिए, 19 का खोल लीजिए, हम वही वादा करते हैं जो हमें लगता है कि कार्यान्वयन करने में समय सीमा के हिसाब से हम कर पाएंगे। और राम मंदिर का वादा किया, कोर्ट ने निर्णय लिया हमारे पक्ष में,
जो सही निर्णय था, जो हम सालों साल से कह रहे थे, आर्टिकल 370 और 35 से जो एक प्रकार से कश्मीर को पीछे धकेल रही थी और 70 साल से प्रगति नहीं होने दे रही थी, उसको खारिज किया। देखिए क्या आज कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिस्ट कितने बड़े पैमाने पे जा रहे हैं, अब उद्योग जगत जा रहे हैं, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यूएई की सरकार कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाह रही है। नाविका जी, इससे ज्यादा अच्छा संकेत भारत के भविष्य के लिए क्या हो सकता? पीयूष जी, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि आपका किसी भी ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर या लीडर से बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। ममता बनर्जी से प्रॉब्लम है, अखिलेश यादव से प्रॉब्लम है, केसीआर से प्रॉब्लम है, केरला के मुख्यमंत्री पिनरी विजयन से प्रॉब्लम है, अशोक गहलोत से। क्या इस देश में कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम नहीं कर सकते? नहीं, पर आपको कुछ गलतफहमी है। हमें किसी भी मुख्यमंत्री से परेशानी नहीं है। राहुल गांधी से उनके कुछ कारनामों से परेशानी हो सकती है, पर चाहे वो गहलोत जी हो, चाहे वो बाघेल जी हो, चाहे आप केसीआर हो। केसीआर तो अभी अभी मेरे घर होके गए हैं 4 दिन पहले। ममता जी अमित शाह जी को मिलके गए, शायद पीएम साहब को भी मिले। ममता जी भी, मेरे को नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के रूप में हमें कोई परेशानी। हाँ, अगर वो गलत काम करे तो सर जरूर हम उसका विरोध करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। और राहुल गांधी के लिए कोई खास? वो तो अभी तक शायद मंत्री भी नहीं बने, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात रही ना। लेकिन पार्टी के लीडर हैं। क्या है पार्टी में? वो भी एक G23 सवाल पूछ रहे कि अध्यक्ष कौन है। तो कुछ बहुत सारी कंफ्यूजन है। आप थोड़ी वो कॉबवेब्स क्लियर कर दो तो मैं आपको जवाब दे दूंगा।